हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। आज शाम 5 बजे थम जाएगा झारखंड निकाय चुनाव प्रचार का शोर। 23 फरवरी को मतदान। राज्य की 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के तहत आज शनिवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इसके बाद ना तो सभा होगी और न ही जुलूस का आयोजन होगा। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। लाउड स्पीकर और भोंपू से होने वाले शोर शराबे से लोगों को राहत मिलेगी। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम 2 दिन सभी प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगाएंगे। चुनाव प्रचार तथा मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। निकाय चुनाव के तहत 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलों में मतदान की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शनिवार से ही पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य की ओर रवाना शुरू हो जाएंगी। पोलिंग पार्टियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। बता दें कि मतदान संपन्न होने के बाद 27 फरवरी को मतगणना होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। होली से पहले मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 18वीं किस्त का भुगतान। अपात्रों का कटेगा नाम। चमरालिंडा। राज्य में संचालित मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चमरालिंडा, जो राज्य की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं, ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बताया है कि योजना की किस्त जारी करने में हो रही देरी का कारण लाभुकों के नामों का सत्यापन और छटनी है। मंत्री ने कहा है कि फिलहाल लाभुकों की सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिन महिलाओं को अब तक योजना का लाभ मिल रहा है, उनमें से कुछ वास्तव में पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करती। ऐसे मामलों की पहचान कर अपात्र नामों को सूची से हटाया जाएगा। साथ ही पात्र महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि योजना की 18वीं किस्त होली से पहले जारी कर दी जाएगी। जिन लाभुकों को 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, उनके खाते में दोनों किस्त की राशि एकमुश्त यानी कि 5,000 रुपए डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार राज्य के लगभग 12 जिलों में सत्यापन कार्य पहले चरण में पूरा होने की संभावना है। इनमें रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल हैं। इन जिलों में भुगतान पहले जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अन्य जिलों में भी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही दूसरे चरण में राशि जारी की जाएगी। झारखंड विधानसभा सत्र। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया 6450 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट। झारखंड में विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 6450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया। सरकार की ओर से पेश किए गए इस अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास परियोजनाओं और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह अतिरिक्त बजट राज्य में चल रही विकास योजनाओं को गति देने और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। सरकार ने तृतीय अनुपूरक बजट को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इसके तहत विभिन्न विभागों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले शून्यकाल के दौरान जन सरोकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में जोरदार तरीके से उठाए गए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने छात्रों, रैयतों और आम जनता की समस्याओं से लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायकों ने छात्रों की शिक्षा, रैयतों के अधिकारों और आम जनता से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। झारखंड में बादल छाने से तापमान में गिरावट। 24 फरवरी को झारखंड के 13 जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। तो झारखंड में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। आंशिक बादल छाने के कारण राज्य के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची सहित अन्य प्रमुख शहरों में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान में कमी आई है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, जो शुक्रवार को घटकर 28.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी तरह
जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री से घटकर 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य जिलों में भी तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आज शनिवार को राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रविवार सुबह कुछ क्षेत्रों में कुहासा रहने की संभावना है, जबकि बाद में आसमान साफ हो सकता है। वहीं 23 फरवरी को भी आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि 24 फरवरी को मौसम विभाग ने बताया है कि सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बिहार से पलामू में घुसा जंगली हाथी, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। पलामू जिला में हुसैनाबाद के इलाके में बिहार से एक जंगली हाथी घुस आया है। बिहार के नबीनगर इलाके से जंगली हाथी पलामू के हुसैनाबाद के एकौनी गांव के रास्ते घुसा है। इस दौरान हाथी ने कई झुग्गी झोपड़ी और ईंट भट्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है। जंगली हाथी के यहां घुसने के बाद पलामू वन विभाग की टीम ने हाई अलर्ट जारी किया है। हुसैनाबाद इलाके में मोहम्मदगंज, छतरपुर और पाटन के इलाके के वनकर्मी एवं होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। सभी हाथी के रूट पर निगरानी रख रहे हैं और उससे सुरक्षित इलाके में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। पलामू डीएफओ सत्यम कुमार ने बताया कि जंगली हाथी के आने को लेकर इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और ग्रामीणों से सावधान रहने की अपील की गई है। ग्रामीणों को रात में खास ध्यान रखने को कहा गया है कि वो घर से बाहर निकलने के दौरान सावधान रहें। बच्चा चोरी की अफवाह पर ना दे ध्यान, शक होने पर पुलिस को दे सूचना। धनबाद एसएसपी। धनबाद जिले व आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों व अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर कुछ स्थानों पर लोगों को बच्चा चोर बताकर भीड़ द्वारा पिटाई किए जाने की घटनाएं सामने आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने लोगों से अपील की है कि बच्चा चोरी की अफवाह पर ध्यान न दे और किसी भी अजनबी को केवल संदेह के आधार पर अपराधी न ठहराए। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होता है तो तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर सूचना दे। एसएसपी ने चेतावनी दी है कि कानून को हाथ में लेने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। भीड़ इकट्ठा कर किसी के साथ मारपीट करना गंभीर दंडनीय अपराध है, जिसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चा चोरी से जुड़ी कोई भी अपुष्ट खबर, वीडियो या फोटो पोस्ट जो है शेयर या लाइक करना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ सकता है। साइबर सेल को विशेष रूप से सक्रिय किया गया है, जो भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट पर नजर रख रही है। जामताड़ा में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली और महाराष्ट्र के लोगों को बनाते थे निशाना, 2 थाना क्षेत्रों से अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। जामताड़ा साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 थाना क्षेत्र से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 20 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। यह गिरोह लाखों रुपए की साइबर ठगी में शामिल था। यह सभी अपराधी दिल्ली और महाराष्ट्र के लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने जामताड़ा साइबर थाना में इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने नारायणपुर और करमाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी की। नारायणपुर थाना क्षेत्र के विक्रमडी गांव में एक जेरिया के पास से, जबकि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के निज कजरा में महुआ पेड़ के पास से सभी अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में विशाल मंडल, प्रदुम मंडल, विक्रम मंडल और शौकत अंसारी का पुराना आपराधिक इतिहास है, जो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। ये सभी बिजली बिल नहीं जमा करने के नाम पर और फोन पे पर 2000 का कैशबैक का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। मुख्यमंत्री का विपक्ष पर तंज। 25 साल में एक भी संशोधन प्रस्ताव नहीं, सिर्फ अखबारों में छपने के लिए करते हैं आलोचना। बजट सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के 25 साल के बजट सत्र के इतिहास में विपक्ष की ओर से एक भी संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया गया। इससे साफ है कि विपक्ष बाहर अखबार में सरकार की आलोचना करता है, लेकिन सदन के अंदर कोई ठोस पहल नहीं करता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर काम करती है और यह काम जनता को दिखता है। पहले दूसरे राज्यों के काम की तारीफ की जाती थी, लेकिन अब झारखंड के काम की चर्चा दूसरे राज्यों में हो रही है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनका हाल जनता देख चुकी है और आगे भी देखेगी। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। 25 वर्षों में खींची गई लकीरों को मिटाकर नया रास्ता बनाना आसान नहीं है, लेकिन सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
पलामू में 6,000 रिश्वत लेते रोजगार सेवक गिरफ्तार। दीदी बाड़ी योजना की स्वीकृति के लिए मांगी थी घूस, एसीबी की कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की पलामू प्रमंडलीय टीम ने शुक्रवार को छतरपुर थाना क्षेत्र में एक रोजगार सेवक को 6,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सिलदाग पंचायत के रोजगार सेवक सुनील कुमार को दंडाधिकारी की उपस्थिति में पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने एसीबी पलामू के एसपी को लिखित आवेदन देकर रोजगार सेवक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। शिकायत में बताया गया था कि उनकी पत्नी और भाभी के नाम विशेष ग्राम सभा में दीदी बाड़ी योजना प्रस्तावित हुई थी। इस योजना की स्वीकृति के लिए सिलदाग पंचायत के रोजगार सेवक सुनील कुमार 6,000 रुपए की मांग कर रहे थे। वादी ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए कार्रवाई की मांग की। एसीबी टीम ने आरोपों का सत्यापन कराया, जिसमें शिकायत सही पाया गया। इसके आधार पर एसीबी ने मामला दर्ज कर रोजगार सेवक को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई। रोजगार सेवक सुनील कुमार को उसके पंचायत क्षेत्र में ही शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते हुए एसीबी टीम ने दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे मेदिनीनगर स्थित एसीबी के प्रमंडलीय कार्यालय लाया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। कोडरमा घाटी में इथेनॉल टैंकर पलटा। रांची पटना मुख्य मार्ग पर परिचालन बाधित, वाहनों की लगी लंबी कतारें, टैंकर चालक फरार। कोडरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग NH20 पर स्थित कोडरमा घाटी में शुक्रवार को इथेनॉल से लदा एक टैंकर पलट गया। इस घटना से सड़क पर परिचालन बाधित हो गया। टैंकर में इथेनॉल होने के कारण उसका रिसाव शुरू हो गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना का खतरा उत्पन्न हो गया। सूचना मिलते ही कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घाटी के दोनों ओर वाहनों का परिचालन रोक दिया। कोडरमा पुलिस ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दमकल कर्मियों ने पानी का छिड़काव कर टैंकर से हो रहे रिसाव को काफी हद तक नियंत्रित किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोडरमा घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मालवाहक वाहन के साथ साथ कई यात्री बसें और निजी वाहन भी जाम में फंस गए। शादी विवाह के सीजन के कारण झारखंड से बिहार जाने वाली कई बारात की गाड़ियां भी घंटों जाम में फंसी रही। देवघर में साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। देवघर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देवघर साइबर थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पथरौल थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में छापेमारी कर 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गौतम कुमार दास 23 वर्षीय, कवाली दास 26 वर्षीय, सुधाकर महरा 19 वर्षीय और ममता देवी 27 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये अपराधी खुद को फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फोन पे, पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक्स का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और कैशबैक, गिफ्ट कार्ड, केवाईसी और बैंक समस्या के नाम पर ठगी करते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 57,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। धनबाद में रुई फैक्ट्री में लगी आग, लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान, एक मजदूर झुलसा, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र स्थित सिमराटांड में शुक्रवार को एक रुई फैक्ट्री में आग लग गई। आशंका जाहिर की जा रही है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। इस घटना में एक मजदूर झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही बरवाडा पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को सूचित किया। हालांकि दमकल गाड़ी को घटनास्थल तक पहुंचने में करीब 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। इस दौरान आग ने फैक्ट्री के साथ साथ आसपास की झाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के आसपास पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय लोग और फैक्ट्री संचालक आग बुझाने के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। फैक्ट्री संचालक तारिक अनवर ने बताया कि उनकी फैक्ट्री में कपड़ों से रुई बनाने का काम होता था। तारिक अनवर के अनुसार शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इस आग में रुई बनाने वाली मशीन और एक मोबाइल फोन बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। उन्हें इस घटना में करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। रांची में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, निकाय चुनाव से पहले उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। निकाय चुनाव से पहले उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने रांची के मांडर में चल रही एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और बॉटलिंग में उपयोग होने वाले सामग्री बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार रांची के मांडर में बड़े पैमाने पर अवैध
अवैध शराब के निर्माण की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मामले को लेकर पूरी जानकारी जुटाई गई। जानकारी मिलने के बाद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच उत्पाद विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री को देखकर सभी हैरान रह गए। हालांकि अवैध शराब बनाने वाले सभी लोग मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अवैध मिनी शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में विभिन्न महंगे ब्रांड के बोतल, कॉर्क, रैपर सहित बॉटलिंग के कई सामान और शराब बनाने वाली सामग्री बरामद की गई है। इस मिनी शराब फैक्ट्री में अवैध शराब के कारोबार बड़े ही सुनियोजित तरीके से हर तरह के महंगे ब्रांड के नकली शराब बन रहे थे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने पूरा बॉटलिंग प्लांट ही तैयार कर रखा था। आज शनिवार को भी खुला रहेगा सचिवालय, विधानसभा की होगी बैठक। सरकार ने 21 फरवरी यानी आज शनिवार के दिन भी सचिवालय और संबंधित कार्यालय खोलने का आदेश जारी किया है। इसकी वजह शनिवार को विधानसभा की बैठक निर्धारित होना है। आमतौर पर सचिवालय व संबंधित कार्यालय में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है। सामान्यतः विधानसभा की बैठकें भी शनिवार को नहीं होती है, लेकिन राज्य में निकाय चुनाव की वजह से विधानसभा की बैठकों में बदलाव किया गया है। 23 फरवरी यानी सोमवार को स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान की तिथि निर्धारित है, इसलिए विधानसभा की बैठक सोमवार को नहीं होगी। साथ ही सोमवार को सचिवालय व संबंधित कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। नगर निकाय चुनाव, सभी मतदान केंद्र व मतगणना हॉल तंबाकू मुक्त घोषित। नगर निकाय चुनाव को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने सभी मतदान केंद्रों एवं मतगणना हॉल को धूम्रपान व तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार धनबाद नगर निगम वर्ग ख के 55 वार्डों तथा चिरकुंडा नगर परिषद वर्ग ख के 21 वार्डों के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। मतदान केंद्र परिसर में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा सहित किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय बीड़ी एवं सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 के एवं झारखंड राज्य के संबंधित अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेपीएससी मामले पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत। उम्र सीमा विवाद में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 14वीं जेपीएससी में उम्र सीमा को लेकर चल रहे विवाद पर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। याचिका दायर करने वाले करीब 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा तय की गई अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती दी थी। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत 14वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना की कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2026 निर्धारित की है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि आयोग द्वारा परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं कराए जा रहे हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए ही उम्र सीमा पार कर चुके हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि अगर जेपीएससी समय पर परीक्षाएं कराता तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए, जिससे कि परीक्षा में देरी का नुकसान अभ्यर्थियों को ना झेलना पड़े। हाईकोर्ट ने इस तर्क को गंभीर मानते हुए फिलहाल याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। इससे उन उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जो उम्र सीमा विवाद के कारण अब तक आवेदन नहीं कर पा रहे थे। धर्म परिवर्तन करने वालों को गांव में बोर्ड लगाकर रोके ग्राम सभा। रघुवर दास। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से गांव में आने वालों को ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय ने पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं के अधिकार को बरकरार रखा है, जो आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रघुवर दास ने कहा है कि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से गाँव में प्रवेश करता है तो पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को उसे रोकने का अधिकार है। उन्होंने इस फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा है कि इससे धर्म परिवर्तन के नाम पर चल रहे गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने झारखंड के सभी मानकी, मुंडा, पढ़ा, परक, नाथ समेत पारंपरिक ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वे सभी ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर गांव के बाहर बोर्ड लगाएं, ताकि बाहरी लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके।
हजारीबाग के हथनी को लगेगा रेडियो कॉलर, आसानी से पता चल सकेगा लोकेशन। झारखंड में पहली बार हाथी पर रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी चल रही है। हजारीबाग वन विभाग ने रेडियो कॉलर मंगवा लिया है। बताया जा रहा है कि जो हाथी बहुत हिंसक है उसके गले में रेडियो कॉलर लगाया जाएगा ताकि उस हाथी के बारे में जानकारी विभाग को हमेशा मिल सके। हजारीबाग वन विभाग पहली बार रेडियो कॉलर हाथी के गले में लगाने के लिए मंगवाया है। बहुत जल्द हथनी की गर्दन में यह लगाया जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। पिछले दिनों चुरचू प्रखंड के गोंदवारा में 5 हाथियों के समूह ने 24 घंटे के अंदर 7 लोगों को कुचल दिया था, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। 5 हाथियों के झुंड में एक हथनी है जो काफी आक्रामक है। बताया जाता है कि वह इंसानों को ही अपना निशाना बनाती है। उस हथनी के गर्दन में रेडियो कॉलर लगाया जाएगा जो साधारण नहीं बल्कि अत्याधुनिक होगा। जिस हाथी पर यह रेडियो कॉलर लगा होगा उसकी आबादी क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर होने पर संकेत मिल जाएगा ताकि वन विभाग किसी अनहोनी से पहले ही सतर्क हो जाए। झारखंड विधानसभा सत्र, प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि बढ़ेगी। 7 राज्यों में खुलेंगे हेल्प सेंटर। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को सभी प्रवासी मजदूरों के निबंधन नहीं होने तथा उन्हें दूसरे राज्यों में होने वाली परेशानियों का मामला उठा। दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर की मृत्यु पर पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए मिलने वाली सहायता राशि 50,000 रुपये को काफी कम बताते हुए इससे बढ़ाने की मांग उठी। जवाब में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मांगों को वाजिब बताते हुए कहा कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात कर राशि बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं विधायक जयराम महतो के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया है कि समाधान पोर्टल पर पूरे राज्य में 2,19,169 प्रवासी मजदूर निबंधित हैं। इस पर विधायक ने सवाल किया है कि जब 15-16 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं तो इतने कम ही निबंधन क्यों? इसका मतलब यह है कि 80 से 85% प्रवासी मजदूरों का डाटा ही सरकार के पास नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा है कि अन्य के निबंधन की कार्रवाई की जा रही है। वह विधायक अरूप चटर्जी ने कहा है कि सदन में सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए अलग निदेशालय गठित किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसका गठन नहीं हुआ। जवाब में मंत्री ने कहा है कि 7 राज्यों में सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। निकाय चुनाव, पलामू में पुलिस बल की तैनाती का प्लान तैयार। डीआईजी बोले भयमुक्त माहौल में होगा चुनाव। झारखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। इससे लेकर पलामू पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है एवं सर्च ऑपरेशन किया गया है। पलामू में 5, गढ़वा में 3 और लातेहार में 1 क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। झारखंड में सबसे अधिक पलामू जिले में 5 क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है, जिसमें मेदिनीनगर नगर निगम सबसे बड़ा क्षेत्र है। पलामू में अकेले 246 मतदान केंद्र है। तीनों जिलों को नक्सल इलाका माना जा रहा है, लेकिन यह शहरी क्षेत्र का चुनाव है। वोटिंग को लेकर मतदान केंद्रों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है एवं पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ पेट्रोलिंग टीम एवं क्यूआरटी को भी लगाया गया है। पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि तीनों जिले के पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल के अलावा पेट्रोलिंग पार्टी को भी तैनात किया जा रहा है। मरांगबुरु में बाहा पर्व पर उमड़ा जन सैलाब। पारसनाथ की पहाड़ियों पर प्रकृति पूजा, पारंपरिक नृत्य संगीत से भयमुक्त हुआ मधुबन। झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित पारसनाथ पर्वत पर मरांगबुरु धाम में शुक्रवार को प्रकृति और आदिवासी अस्मिता के प्रतीक बाहा पर्व की भव्य पूजा देखने को मिली। संताल आदिवासी संस्कृति के इस महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार विधिवत पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। दिसोम मांझी थान में सरना धर्म की मान्यताओं के अनुरूप प्रकृति पूजा की गई तथा पूर्वजों को नमन करते हुए समाज की सुख समृद्धि, शांति और समृद्ध फसल की कामना की गई। मांदर, ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर कलाकारों ने मनमोहक नृत्य गान प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समारोह में मुख्य रूप से झारखंड सरकार के संस्कृति, कला एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री फागू बेसरा तथा सोमेश सोरेन घाटशिला विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का सर्वप्रथम आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। पारंपरिक रीति से उन्हें अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जमशेदपुर में मंत्री गिरिराज सिंह ने लगाया बड़ा आरोप, कहा घुसपैठियों की मदद से राज करना चाहते हैं हेमंत सोरेन। जुगसलाई में नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। शुक्रवार शाम को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार रिंकू सिंह के समर्थन में जुगसलाई पहुंचे। उन्होंने रोड शो और पदयात्रा कर लोगों से भाजपा एनडीए समर्थित उम्मीदवार रिंकू सिंह को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। मार्च के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जुगसलाई गुरुद्वारे में जाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि दिवंगत शिबू सोरेन के जीवन का लक्ष्य आदिवासी समुदाय की रक्षा करना था, लेकिन
लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घुसपैठियों की मदद से राज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद सुरक्षित रहेगी तभी जिला, राज्य और देश सुरक्षित रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने एसटी, एससी और ओबीसी समेत सभी को सम्मान दिया है। यूजीसी मुद्दे पर रोक लगा दी गई है और इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। नॉर्थ कर्णपुरा की खदानों से मिले 30 करोड़ साल पुराने जीवाश्म के संकेत। झारखंड स्थित नॉर्थ कर्णपुरा के कोयला खदानों से 30 करोड़ साल पुराने जीवाश्म मिलने का मामला सामने आया है। झारखंड की ओपन कास्ट कोयला खदानों द्वारा इस जीवाश्म को खोजा गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जीवाश्म ना तो इंसानों के समय का है और न ही डायनासोर के समय का। वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 28 से 30 करोड़ वर्ष पहले यह अस्तित्व में रहा होगा। बताते चले कि इस जीवाश्म का अस्तित्व घने दलदली जंगल और नदियों के जाल का प्रमाण झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा स्थित अशोका कोयला परियोजना के माइन से मिले हैं। वही खुदाई के बाद इसकी जांच बहुविषयक शोध बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किया गया। यह संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त इकाई है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी संपा का प्रचार करने पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे, कहा गद्दारी करने वालों को पार्टी से निकाला जाएगा। आगामी 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी संपा साहा के समर्थन में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में मुख्य रूप से भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। पदयात्रा में पार्टी प्रत्याशी संपा साहा के अलावा सैकड़ों की संख्या में समर्थक, भाजपा व कई हिंदू संगठन जुड़े नेता व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पदयात्रा कालिका पूर्व विवेकानंद चौक से निकाली गई और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए रविंद्र चौक तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। पदयात्रा के उपरांत सांसद निशिकांत दुबे पार्टी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही चुनाव के लिए पार्टी स्तर पर की तैयारियों की जानकारी ली। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद ने कहा कि झारखंड में हो रहे नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी की जीत होगी। रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्रों का हंगामा, पेयजल और वाईफाई सुविधा को लेकर विवाद। राजधानी स्थित झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित साझा केंद्रीय पुस्तकालय में उस समय माहौल गर्मा गया जब विद्यार्थियों और पुस्तकालय प्रबंधन के बीच तीखी बहस हो गई। पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने से नाराज छात्रों ने पुस्तकालय परिसर के बाहर विरोध जताया, जिसके बाद कुछ देर तक परिसर में हंगामे की स्थिति बनी रही। हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि पुस्तकालय में मूलभूत सुविधाओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि हाल ही में मासिक शुल्क 250 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है, लेकिन इसके अनुपात में सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। छात्रों के अनुसार ना तो नियमित पेयजल की व्यवस्था है और न ही वाईफाई कनेक्टिविटी सही तरीके से काम कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का कहना है कि इंटरनेट सुविधा पढ़ाई के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। आक्रोशित छात्रों ने सरकारी व्यवस्थाओं को कोसते हुए कहा कि जब फीस में बढ़ोतरी की जाती है तो सुविधाएं भी उसी स्तर की मिलनी चाहिए। छात्रों का आरोप है कि गर्मी और भीड़ के बीच पीने के पानी का पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना गंभीर लापरवाही है। वहीं इस पूरे मामले पर पुस्तकालय प्रबंधन ने छात्रों के आरोपों को निराधार बताया है। प्रबंधन का कहना है कि पेयजल की समस्या अस्थायी थी, जिसे दूर कर दिया गया है। वही वाईफाई कनेक्टिविटी में तकनीकी कारणों से थोड़ी देर के लिए बाधा आई थी, लेकिन उसे भी ठीक कर लिया गया है। धनबाद नगर निगम चुनाव से पहले सिटी हॉक्स का फ्लैग मार्च। धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को डीएसपी सीसीआर सुमित कुमार के नेतृत्व में शहर के संवेदनशील व भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया और संभावित संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। गिरिडीह में 2 बाइक की टक्कर, 3 युवक जख्मी, प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के थम्भाचक में शुक्रवार को 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक का इंजन खुलकर अलग हो गया। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक पल्सर बाइक खिजूरी की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी बाइक तीसरी से खिजूरी की दिशा में जा रही थी। इसी दौरान दोनों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल तीसरी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पहुंचाया। घायलों की पहचान तीसरी निवासी पीयूष कुमार, जसीम अंसारी और गिरिडीह निवासी रंजीत कुमार मोदी के रूप में हुई है। रांची में मेयर प्रत्याशी सुरेंद्र लिंडा ने निकाली बाइक रैली।
नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। प्रचार प्रसार आज 21 फरवरी की शाम को थम जाएगी। इसी बीच मेयर प्रत्याशी सुरेंद्र लिंडा ने शुक्रवार को मोरहाबादी के बापू वाटिका से बाइक रैली निकाली। इस दौरान सड़कों पर बाइक लिए हुए कार्यकर्ता मोरहाबादी से मछलीघर, रातू रोड, दुर्गा मंदिर, महावीर चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए राजेंद्र चौक, हिनू चौक, वापस हिनू चौक से थरपकना चौक होते हुए जेल चौक स्थित प्रधान कार्यालय पहुंचे, जहां रैली खत्म हो गई। इस दौरान मेयर प्रत्याशी सुरेंद्र लिंडा ने कहा कि क्रमांक संख्या 10 और कैमरा छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने युवा, कर्मठ और शिक्षित प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। योगेंद्र साव और निर्मला देवी की हिरासत पर विधायक जयराम महतो ने उठाए सवाल। बड़कागांव विधायक ने कह दी ये बात। हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध कर रहे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को हिरासत में लिए जाने के बाद सियासी सरगर्मी तेज है। इसका असर विधानसभा सत्र में भी देखने को मिला। जेल कैंप विधायक जयराम महतो ने योगेंद्र निर्मला का साथ दिया है और जिला प्रशासन पर सवाल उठाए। वही बड़कागांव के भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने दोनों कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को प्रशासन के साथ मिलकर की गई झूठी गिरफ्तारी करार दिया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो ने योगेंद्र साव और निर्मला देवी को हिरासत में लेने की घटना पर संवेदना जताते हुए कहा कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम बदला है, लेकिन कंपनियों का शोषण आज भी जारी है। जब पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी किस हाल में होंगे, यह समझा जा सकता है। जेल कैंप के अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्य भर में जमीन बचाने की लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां लोग अपनी जमीन नहीं दे रहे हैं, वहां वहां लोग इसी तरह पुलिस या जुल्म के शिकार हो रहे हैं। जयराम महतो ने कहा है कि सरकार के मुखिया को जमीन अधिग्रहण और विस्थापन को लेकर समस्याओं का हल निकालना चाहिए। JTGL CCE 2023 बांग्ला भाषा चुनने वाले अभ्यर्थियों की द्वितीय पाली परीक्षा 28 फरवरी को होगी दोबारा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSC ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है। आयोग ने बताया कि 20 फरवरी को आयोजित द्वितीय पत्र की परीक्षा के दौरान बांग्ला भाषा का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के प्रिंट में तकनीकी कारणों से पढ़ने में कठिनाई हुई। आयोग ने मामले पर विचार के बाद निर्णय लिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय पत्र में बांग्ला भाषा का चयन किया था और 20 फरवरी को परीक्षा में उपस्थित रहे थे, उनके लिए द्वितीय पत्र की पुनर्परीक्षा 28 फरवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा द्वितीय पाली में दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jsc.jharkhand.gov.in पर 26 फरवरी से डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। संस्थापक दिवस की तैयारियां तेज। जमशेदपुर का जुबली पार्क 15 दिन रहेगा बंद, लोगों के प्रवेश वर्जित। टाटा स्टील के संस्थापक JN टाटा का जन्म दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस को जमशेदपुर शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इससे लेकर पहले से तैयारियां की जाती है। इस बार भी उनके जन्म दिवस को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई है। संस्थापक दिवस के अवसर पर जुबली पार्क में होने वाली भव्य लाइटिंग और सजावट कार्य को देखते हुए पार्क को अगले 15 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। ढाल भूमि के अनुमंडल पदाधिकारी अर्नव मिश्रा ने आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक जुबली पार्क का मुख्य गेट 21 फरवरी से 7 मार्च तक आम जनता और वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। धनबाद में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। अवैध चुलाई भट्टियां ध्वस्त, 1000 किलो जावा महुआ नष्ट। उत्पाद विभाग ने नगर निकाय चुनाव और आगामी होली को देखते हुए धनबाद में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार तड़के बलियापुर थाना क्षेत्र के परघा बस्ती, बांधटाड़ और कुसुमाटाड़ इलाके में व्यापक छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध चुलाई शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। टीम ने मौके पर ही करीब 1000 किलोग्राम जावा महुआ भी नष्ट किया। करीब 200 लीटर अवैध चुलाई शराब भी बरामद की गई। विभाग ने जब्त सामग्री को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धनबाद DC SSP ने चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। डिस्पैच रिसीविंग सेंटर का किया निरीक्षण। धनबाद में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अंतिम चरण की तैयारी पूरी कर ली है। DC आदित्य रंजन व SSP प्रभात कुमार ने शुक्रवार को डिस्पैच व रिसीविंग सेंटरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
दोनों पदाधिकारी सबसे पहले शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम स्थित वाहन कोषांग पहुंचे। यहां चुनाव कार्य में लगाए गए लगभग 250 बसों व करीब 250 छोटे वाहनों को निर्धारित रूट के अनुसार समय पर डिस्पैच सेंटर भेजने का निर्देश दिया गया। इसके बाद टीम ने राजकीय पॉलिटेक्निक स्थित रिसीविंग सेंटर का निरीक्षण किया। डीसी ने पदाधिकारियों को पोलिंग सामग्री के मूवमेंट प्लान का सख्ती से पालन करने व रिसीविंग प्लान के अनुरूप सावधानीपूर्वक सामग्री प्राप्त करने का निर्देश दिया। यहाँ धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के वार्डवार बनाए गए रिसीविंग टेबल, वज्रगृह, काउंटिंग हॉल व मीडिया सेंटर का भी जायजा लिया गया। रामगढ़ में मजदूरों को बकाये का भुगतान नहीं, 23 फरवरी को कोयला ढुलाई बाधित करने की चेतावनी। रामगढ़ के सीसीएल के गिद्देशी में लोकल सेल के मजदूरों के बकाये का भुगतान लंबित है। मजदूरों ने कई बार प्रबंधन से मुलाकात कर भुगतान की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोकल सेल समिति ने प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर 23 फरवरी को गिद्देसी पावर प्लांट में हाईवे से ढुलाई बाधित करने की चेतावनी दी है। रोड सेल संचालन समिति ने इससे संबंधित ज्ञापन कंपनी के अधिकारियों को सौंपा है। समिति ने मजदूरों से एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।